शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार आप सभी के साथ, मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी तमाम अहम खबरें। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग 26वें दिन में पहुंच गई है। जंग के हालात अभी और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शांति का कोई रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। बयानबाजियां भी हो रही हैं और लगातार नए हमले भी हो रहे हैं। आज भी ईरान ने अमेरिकी बेस से लेकर इजराइल पर हमले किए, तो इजराइल भी ईरान से लेकर लेबनान तक हमले पर हमले कर रहा है। जंग कहां जाकर रुकेगी, तस्वीरें देखकर कहना तो नामुमकिन है। जंग का 26वां दिन, ईरान के मिसाइल हमले, अमेरिका इजराइल की एयर स्ट्राइक, रिहायशी इलाकों पर क्लस्टर बम। क्या खत्म होगा युद्ध? अमेरिका बातचीत के दावे कर रहा है, लेकिन ईरान किसी भी डील से साफ इनकार कर रहा है। इन सब के बीच भीषण हमले लगातार जारी हैं। इस युद्ध को 26 दिन हो गए हैं और हर दिन भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीर नंबर 1। ये तस्वीर है ईरान के कज़विन प्रांत की, जहां इजराइल ने बड़ी स्ट्राइक करते हुए अल-बोर्ज इंडस्ट्रियल टाउन को निशाना बनाया। एक तेज धमाका होता है और पूरे इलाके में आग लग जाती है। तस्वीर नंबर 2। ये तस्वीरें हैं इराक के इरबिल की। एक होटल पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद वहां भयंकर आग लग गई। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा होटल आग के गोले में तब्दील हो गया है। तस्वीर नंबर 3। अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर ईरान का पलटवार लगातार जारी है। ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट को निशाना बनाया और ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ और फ्यूल टैंकरों में आग लग गई। तस्वीर नंबर 4। ये तस्वीरें हैं बगदाद की, जहां ईरान ने यूएस बेस को निशाना बनाते हुए ड्रोन से अटैक किया। ईरान का दावा है कि इस हमले में अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह हो गया। तस्वीर नंबर 5। ईरान ने तेल अवीव शहर को निशाना बनाते हुए 100 किलो विस्फोटक से लैस मिसाइल दागी। इस पूरे हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाके के बाद किस तरह से भारी तबाही हुई है, आप देख सकते हैं। तस्वीर नंबर 6। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। यहाँ कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। तस्वीर नंबर 7। लेबनान पर हमले की एक और तस्वीर देखिए। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की और ईंधन स्टेशनों को निशाना बनाया। तस्वीर नंबर 8। ईरान ने इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन को निशाना बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 9। ये तस्वीरें हैं इजराइल के किरियत शिमोना की। हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइल के बाद यहाँ कुछ इस तरह का धमाका हुआ। ये पूरी घटना वहाँ लगे सर्विलांस कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर नंबर 10। ये तस्वीरें बेरूत की हैं, जहां एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया गया। बिल्डिंग से धुआं उठता देखा जा सकता है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग अब 26वें दिन पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अभी बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान के अधिकारियों ने इन दावों को फेक न्यूज बताते हुए किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है। लड़ाई खत्म होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं और हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में फिलहाल युद्ध विराम कर रखा है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के ऊर्जा ठिकानों और प्रमुख ठिकानों पर 5 दिनों तक हमला नहीं करेंगे।
ट्रंप के इस बयान के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि कहीं ट्रंप ईरान को धोखे में रखकर बहुत बड़ी सैन्य तैयारी तो नहीं कर रहे हैं ताकि ईरान को चकमा देकर उस पर चारों तरफ से हमला कर दिया जाए। आशंका इस बात की भी है कि कहीं ट्रंप ईरान ने बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन तो नहीं करने जा रहे हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड यानी सेना उतारने की तैयारी। हमारी आशंकाओं और सवालों के पीछे है ईरान के चारों तरफ अमेरिका की हरकतें। अमेरिकी सेना समंदर में दौड़ते अमेरिका के युद्ध को, आसमान का सीना चीरते अमेरिका के फाइटर जेट, जमीन को चीरती मिसाइल और ड्रोन के हमले। ईरान पर हर दिन इसी तरह इजराइल की मदद से हमले हो रहे हैं। जवाब में ईरान भी घातक हमले कर रहा है। मतलब ईरान पर भी हर दिन हमले हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है वो ईरान के अहम ठिकानों पर कुल 5 दिनों तक हमले नहीं करेगा। क्या ये महज छलावा है? क्या अमेरिका ईरान के साथ सबसे बड़ा खेल करने की कोशिश में है? क्या ईरान में वो होने वाला है जिसकी अभी तक किसी भी ईरानी ने कल्पना नहीं की है? क्या होर्मुज पर ईरान की जिद को तोड़ने के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी तैयारी हो चुकी है? ऐसा कहने के पीछे है मौजूदा समय में ईरान के आसपास अमेरिका की सैन्य तैयारियां, जिनमें सबसे नई है होर्मुज की तरफ अमेरिका के स्पेशल कमांडो का भेजना। अमेरिका अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के घातक कमांडो को होर्मुज स्ट्रेट की तरफ भेज रहा है। ये देखिए, ये उन्हीं एयरबोर्न डिवीजन के घातक कमांडो की तस्वीरें हैं जो एक पल में युद्ध का रुख बदल सकते हैं। ये अमेरिका की सबसे एडवांस एलीट पैराट्रूपर्स यूनिट है जो दुनिया में कहीं भी 18 घंटे में तैनात हो सकती है। पैराशूट के जरिए दुश्मन की जमीन पर उतरते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन में बेहद माहिर होते हैं, चंद मिनटों में एयरफील्ड और रणनीतिक जगहों पर कब्जा कर लेते हैं, तेजी से हमला करके रास्ता खाली कराने में माहिर होते हैं। हल्के अत्याधुनिक हथियारों से लैस और तेजी से एक्शन लेने वाली यूनिट है। हॉस्टाइल इलाकों में हर स्थिति को कंट्रोल करने में ये सैनिक पूरी तरह से सक्षम होते हैं। जहां से ट्रंप अलग अलग युद्धपोतों से होर्मुज के लिए सैनिक भेज चुके हैं, जिनमें यूएसएस बॉक्सर से लगभग 2500 सैनिक भेजे जा चुके हैं। यूएसएस त्रिपोली पर लगभग 2200 सैनिक हैं, जो ईरान को घेरने के लिए पहले से ही समंदर में हैं, और उसके 3 एलीट बेड़े भी समंदर में मदद करने के लिए तैयार हैं। ईरान पर शिकंजा कसने का तीसरा रास्ता है आसमान। आसमानी रास्ते से वो ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। ताजा दावों के मुताबिक अमेरिका ईरान पर अब तक 9000 से ज्यादा हमले कर चुका है और इजराइल के जरिए वो लगातार हमले करवा रहा है। ये अलग बात है, वो खुद को हमलों से अलग बता रहा है। लेकिन अमेरिका के F-35B से लेकर F-16 समेत दूसरे तमाम लड़ाकू विमान अमेरिकी बेस से लेकर उसके युद्धपोतों पर तैनात हैं, जो किसी भी पल युद्ध का रुख बदल सकते हैं, जिसकी तस्वीरें सारी दुनिया पहले ही देख चुकी है। तो चौथी तैयारी है ट्रंप का जुबानी माइंड गेम। एक तरफ वो कह रहे हैं उनकी अच्छी बात चल रही है, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं we'll have control of anything we want. Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know. But they can't have certain things. I mean, you know the things. I don't have to go over the list, but again, it starts with no nuclear weapons, and they've agreed to that. There won't be any nuclear weapons. We are in about the best bargaining position. We're way ahead of schedule. And again, they have no Navy, and they have no Air Force, and they have no missile protection. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. They're totally defeated. Militarily, they are dead.
मतलब एक तरफ ट्रंप सैन्य शक्ति खासकर हथियारों का दम दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत का हवाला दे रहे हैं, बोल रहे हैं हमने अभी युद्ध में ईरान को ब्रेक दिया है ताकि ईरान सोच समझ ले। क्या वाकई ट्रंप ईरान के खिलाफ वॉर गेम कर रहे हैं या फिर वाकई उनका इरादा शांति की तरफ है? ईरान ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करके और उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके इजराइल के डिमोना और सेंट्रल इजराइल में भयंकर और लगातार हमला करके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके अपनी ताकत दिखा दी। अमेरिका ने ईरान की नेवी को खत्म करके, उनकी एयरफोर्स को खत्म करके, उनकी सेंट्रल लीडरशिप को 3 बार खत्म करके ये दिखा दिया कि अमेरिका की क्या ताकत है। अब फाइनल सिचुएशन ये है कि ईरान की ताकत तो दिखाई दे रही है, लेकिन अमेरिका की ताकत जो दिखाई दे रही है, इट इज लाइक द आइसबर्ग विजिबल पोर्शन। उसकी 9/10 ताकत अभी भी लेटेंट है, छुपी हुई है और बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया को ऐसी खबरें देते हैं, थोड़ा तोड़ मरोड़ के बोलते हैं कि अब ईरान बहुत जल्दी ही ऑयल गिफ्ट में देने वाला है, ईरान बहुत जल्दी गैस गिफ्ट में देने वाला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ईरान अब अमेरिका को तोहफे में देने वाला है। इसका उनका इनडायरेक्ट मकसद ये है कि ईरान में शायद कोई घर का भेदिया बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जो अभी आयतुल्ला मुस्तफा खमेनी की सरकार है उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि हमने कोई विभीषण ढूंढ लिया है, एक जयचंद है जिससे हम बात कर रहे हैं, जो कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान का गैस, ईरान का तेल गिफ्ट में दे देगा। ऐसा बोलकर वो ईरान के अंदर इंटरनल यानी अंदरूनी कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। एक तरफ अमेरिका अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी जल थल नभ में अपना दम दिखाने वाला वीडियो जारी किया है। ईरान की IRGC अपनी सेना के पराक्रम को सारी दुनिया से लेकर अमेरिका और इजराइल को दिखा रहा है। वो बताने का प्रयास कर रहा है कि ईरान अभी भी कमजोर नहीं पड़ा है, उसका दमखम अभी भी बाकी है। IRGC की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में ईरान ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। वीडियो के जरिए लिखा गया है कि दुश्मन ईरानी सैनिकों की आग में जलकर राख हो जाएगा, मिट जाएगा। मतलब वो वीडियो के जरिए धमकियां देने का भी प्रयास कर रहा है। इसे ईरान का माइंड गेम माना जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिकी सेना अपने कमांडो उतारने के संकेत दे रही है, तो दूसरी तरफ ईरान भी अपनी कमांडो टीम को वीडियो में दिखा रहा है। वो टीम जो जमीन से लेकर आसमान और पानी तक में घातक हमले करने में सक्षम है। वीडियो के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि किसी भी खतरे का करारा जवाब दिया जाएगा। ये वीडियो प्रमुख तौर पर ईरानी सेना के सावेरीन दस्ते को दिखाते हुए बनाया गया है, जिसमें उनकी अजेय और फौलादी ताकत के जरिए दुश्मन को सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि ट्रंप भले युद्ध में समय लेकर अपनी सैन्य तैयारियों को नया रूप दे रहे हो, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। वो भी अपनी ताकत और जज्बे के साथ अमेरिका के खिलाफ अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। जैसी तैयारी उसने पहले दिन दिखाई थी, वैसी ही तैयारी वो अभी भी कर रहा है। बस अब इंतजार है 5 दिन की डेडलाइन के खत्म होने का, जिसके बाद ही पता चलेगा कि जंग का रुख असल में होने क्या वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से उनकी बात बहुत अच्छी चल रही है और उनको ईरान से बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। उन्होंने ऐसे गिफ्ट की बात कही है जिसके बारे में अब तक दुनिया सोच भी नहीं रही थी। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी गिफ्ट वाला बयान दिया है। आखिर गिफ्ट को लेकर उनके बयान के मायने क्या हैं? यानी क्या माना जाए कि युद्ध का हल मिल चुका है, अब युद्ध थम जाएगा, या फिर इस पूरे गिफ्ट वाले बयान के पीछे का सच कुछ और है? भीषण युद्ध जिसे देखकर दुनिया कराह उठी, जिसपे हर दिन के साथ इंसानियत बिलख रही है, जिसपे हर गिरते बारूद से दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उस युद्ध में ट्रंप ने सबसे हैरान कर देने वाला बयान दिया है।
ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान ने बहुत बड़ा तोहफा भेजा है और ये तोहफा तेल और गैस से जुड़ा है। तोहफा जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट का भी वो नाम ले रहे हैं। They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Was it related to the Strait of Hormuz and the flow of? Yeah, it was related to the flow and to the strait. Yeah, it was. सुना आपने, ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें हॉर्मुज और तेल गैस से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा तोहफा मिला है। ऐसे में फिर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रंप से ईरान में कौन बात कर रहा है? वो कौन है जिसे ट्रंप ईरान का नया आयतुल्लाह बनाना चाहते हैं? वो कौन है जो ईरान में ट्रंप का आयतुल्लाह बनकर ईरान पर शासन करना चाहता है, जिसका जिक्र भी वो अपने बयानों में कर चुके हैं? Strait of Hormuz, who's going to be in control of That'll that? be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. And maybe we find somebody like that in Iran. ट्रंप कह रहे हैं कि वो सही लोगों से बात कर रहे हैं और जैसा वो चाहते थे उसी अंदाज में उनसे बात हो रही है और उन्हें तोहफा भी भेजा जा चुका है। सवाल है कि आखिर हॉर्मुज पर ट्रंप को कैसा तोहफा ईरान से मिल सकता है? हालांकि ईरान ट्रंप से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करता रहा है। वो कहता रहा है कि ट्रंप भी ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ईरान ट्रंप से कोई बातचीत नहीं कर रहा है। अपनी हार को समझौता मत कहो। तुम्हारे वादों का दौर अब खत्म हुआ। तुम हमें झूठा साबित नहीं कर सकते हो। अब आत्ममुग्धता इस स्तर पर पहुंच गई है क्या? क्या अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है? सवाल यह है, क्या हॉर्मुज पर ट्रंप जो कुछ भी चाहते थे वो ईरान करने को राजी हो गया है? क्या हॉर्मुज पर ईरान अपना दावा छोड़ने को राजी है? क्या हॉर्मुज में अमेरिका अपनी सेना तैनात कर सकता है? क्या हॉर्मुज के व्यापार में भी अमेरिका का दखल होगा? क्या ट्रंप ईरान की तेल कंपनियों या तेल गैस भंडार पर नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? या फिर ईरान ने वाकई तेल गैस को लेकर अमेरिका को कोई बहुत बड़ी रियायत दे दी है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ट्रंप के बयान से नहीं मिले हैं। अब सवाल फिर वहीं लौटता है, क्या वो ईरानी संसद के अध्यक्ष गलीवाफ हैं या फिर कोई और, जिनके बारे में इजराइल से लेकर अमेरिका के अखबारों के हवाले से दावा किया गया था कि गलीवाफ अमेरिका और ईरान को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अब वो कौन है ये तो फिलहाल ट्रंप ही जाने, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ट्रंप को तोहफों का बड़ा शौक है। इससे पहले भी बीते साल उन्हें कतर से शानदार हवाई जहाज गिफ्ट में मिला था। वो कई मौकों पर गिफ्ट को लेकर खासे उत्साहित नजर आ चुके हैं, लेकिन इस बार ईरान में जिस गिफ्ट की वो बात कर रहे हैं, क्या वाकई उनको वो गिफ्ट मिल चुका है या फिर यहाँ भी गिफ्ट के नाम पर उन्होंने माइंड गेम चला है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान युद्ध के संकट पर सर्वदलीय बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक और बड़ी खबर मिल रही है। कतर ने खुद को ईरान युद्ध से अलग कर लिया है। कतर ने संयुक्त राष्ट्र को इस बात की जानकारी दी है, इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कतर ने इस युद्ध से किनारा कर लिया है। कतर ने संयुक्त राष्ट्र को ये जानकारी दे दी है कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। कतर ने खुद को ईरान युद्ध से पूरी तरह अलग कर लिया है, यानी किसी भी तरह से भाग नहीं लेगा अब इस युद्ध में कतर। और कतर ने संयुक्त राष्ट्र को इस बात की जानकारी दे दी है, यानी कि एक तरह से औपचारिक तौर पर यह जानकारी साझा की है कतर ने कि इस युद्ध से अब कतर को कोई लेना देना नहीं है। और युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईरान युद्ध के संकट पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है।
एक और बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। तो कतर का स्टैंड हमने आपको दिखाया। कतर ने संयुक्त राष्ट्र को यह जानकारी दे दी है कि इस युद्ध से अब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी से जुड़ी एक और आपको बड़ी खबर बता दें कि युद्ध को लेकर भारत में इस वक्त क्या हलचल है, आपको बता देते हैं। ईरान युद्ध के संकट पर सर्वदलीय बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक हो रही है। कांग्रेस से तारिक अनवर और मुकुल वासनिक इस बैठक का हिस्सा होंगे। जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा शामिल। सपा से धर्मेंद्र यादव बैठक में पहुंचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह इस बैठक में शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में हैं। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह शामिल हैं। यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में अब मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक ये हो रही है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। ईरान युद्ध के संकट पर ये बैठक हो रही है और तमाम पार्टीज एकजुट यहां पर हुई हैं। एक साथ मिलकर इस संकट से भारत की क्या रणनीति है निपटने की, उससे जुड़ी तमाम यहां पर मुद्दों पर चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक हो रही है। कांग्रेस से तारिक अनवर और मुकुल वासनिक इस बैठक में शामिल हुए हैं। जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा शामिल। इस बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार फिर से ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि उनकी बातचीत ईरान से चल रही है। अब उस बातचीत के बारे में कुछ जानकारियां भी सामने आई हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला रोकने के लिए बातचीत की टेबल पर प्लान 15 का सुझाव दिया है, जिसे आप अमेरिका की शर्तें भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी शर्तों का पिटारा खोल दिया। ईरान ने सख्त तेवर में अपनी शर्तें भी बातचीत की टेबल तक पहुंचा दी हैं, जिसमें 8 प्रमुख बातें हैं। देखिए। Said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. गिरती मिसाइलें, दगते ड्रोन और घातक हमलों के बीच युद्ध में कोई तो ऐसा प्लान आया जिस पर दुनिया ने फौरी तौर पर ही सही कुछ राहत तो जरूर महसूस की। एसोसिएट प्रेस के हवाले से खबर आई कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने 15 सूत्रीय सीजफायर प्लान पेश किया है। माना जा रहा है कि यह प्लान ट्रंप की तरफ से 4 लोग डील कर रहे हैं, जिनमें जेडी वेंस, मार्को रूबियो, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शामिल हैं। ट्रंप ने खुद इन चारों के नाम का ऐलान किया। JD is involved, and Marco is involved, and Jared Kushner is involved, very smart guy, and Steve Witkoff, smart guy, is involved, and I'm involved. If Iran had a nuclear weapon, they would have used it. And if I didn't end the horrible Barack Hussein Obama Iran nuclear deal in my first administration, they would have had a nuclear weapon 3 or 4 years ago. They would have used it, just obliterated their nuclear potential. माना जा रहा है कि शर्तों के साथ अमेरिका के 4 किरदार ईरान से बात कर रहे हैं। खास बात यह है कि ट्रंप खुद सामने आकर शर्तों की बात कह रहे हैं। उन्होंने खुद बताया कि कौन-कौन सी शर्तें सामने रखी गई। I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. आपने ट्रंप की शर्तों का छोटा सा बयान सुना। अब हम आपको ट्रंप की पूरी 15 शर्तों के बारे में बताते हैं, जिनका वो दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि 1 महीने का सीजफायर तुरंत लागू हो ताकि बातचीत हो सके। इसके लिए परमाणु प्रोजेक्ट को खत्म करना होगा। इसके लिए ईरान लिखित में गारंटी दे। तीसरा, सभी परमाणु क्षमताएं खत्म करनी होंगी। परमाणु हथियारों से जुड़ी सारी की सारी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होंगी। चौथा, यूरेनियम संवर्धन बंद करना होगा। 5वां, परमाणु सामग्री IAEA को सौंपनी होगी। नतांज, इस्फहान, फोर्डो को बंद करना होगा। IAEA को बिना रोक-टोक निरीक्षण की अनुमति देनी होगी। 8वां, खाड़ी में प्रॉक्सी गुटों को छोड़ना होगा। 9वां, प्रॉक्सी गुटों को वित्तीय और सैन्य मदद रोकनी होगी। 10वां, होर्मुज स्ट्रेट खुला रखना होगा। 11वां, मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना होगा। 12वां, सिर्फ रक्षात्मक मिलिट्री रखनी होगी। 13वां, सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाएंगे। 14वां, सिर्फ बुशहर में परमाणु ऊर्जा का समर्थन किया है। और 15वां, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत ही बैन खत्म हो।
हालांकि ईरान ने सीधे तौर पर किसी तरह की वार्ता से इनकार किया है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से युद्ध रोकने के लिए शर्तें सामने आई हैं, जिसमें उसने सबसे पहले मुआवजे की बात कही है और दोबारा हमला न करने की गारंटी मांगी है। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने के लिए कहा है। खाड़ी देशों से अमेरिकी सैन्य बेस हटाने की भी मांग की है। सुएज नहर की तरह होर्मुज पर फीस लगाने के लिए कहा है। होर्मुज से जाने वाले जहाजों से उसे फीस मिलने की भी बात कही है। हिजबुल्लाह पर तुरंत हमले रोके जाएं, ऐसा भी कहा है और मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखने की इजाजत मांगी है। अब सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका और ईरान एक दूसरे की बातें मानने के लिए तैयार हो गए हैं? सवाल ये भी है कि जिस तरह ईरान को अमेरिका और इजराइल ने इतनी चोट पहुंचाई है, क्या वो बातचीत के लिए इतनी आसानी से मान जाएगा, या फिर शर्तों की इस पूरी खबर के पीछे भी ट्रंप का कोई माइंड गेम है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब देखते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. Motorola Signature, India's #1 camera phone. Grab Motorola Signature today. देख रहा है इंडिया में वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारत रोकेगा महायुद्ध। फौरन लौटेंगे इसी खबर के साथ, बने रहिए। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं भारत की भूमिका की कि क्या ईरान को भारत से उम्मीदें हैं? पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव क्या भारत खत्म कर सकता है? क्या भारत ईरान युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है या निभा रहा है? ये बात खुद दुनिया मानती है और इसके पीछे बीते 48 घंटों में हुआ घटनाक्रम अमेरिका से लेकर ईरान तक भारत से बात कर रहे हैं। और तो और भारत में ईरान के राजदूत का कुछ ऐसा ही कहना है। उन्होंने कहा कि इस जंग में भारत विश्वसनीय मध्यस्थ बन सकता है। शुरुआत से हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में भारत की भूमिका तटस्थ रही। पिछले 26 दिनों के युद्ध में भारत ने हर मौके पर कूटनीति से समाधान पर जोर दिया। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बयान दिया कि भारत शांति का पक्षधर है। युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी ने ईरान, इजराइल समेत खाड़ी के सभी देशों के नेताओं से बात की और युद्ध छोड़कर कूटनीति के रास्ते पर चलने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे पहले अचानक सीज फायर का ऐलान किया और इसके बाद सबसे पहला फोन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। दोनों नेताओं में ईरान युद्ध को खत्म करने और वार्ता से समाधान ढूंढने पर बात हुई। इससे पहले फ्रांस, फिनलैंड, रूस समेत अन्य देशों ने भी भारत की भूमिका की मांग की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये महायुद्ध भारत ही रोकेगा?
अमेरिका और ईरान में सीज फायर की खबरों के बीच भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तनाव कम करने में भारत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि भारत भरोसेमंद देश है जो गलत फहमियां दूर करने में मदद कर सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर से ईरान के राजदूत ने मुलाकात की। ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली ने भारत पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत हमारा भरोसेमंद सहयोगी है। संवाद और शांति में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। गलत फहमियां दूर करने में भी भारत सक्षम है। खाड़ी देशों में भारत की अच्छी पकड़ है। ग्लोबल साउथ में भारत की अहम भूमिका है। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। ईरानी राजदूत की ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग में अस्थायी विराम की घोषणा कर चुके हैं और ईरान को वार्ता में लौटने का प्रस्ताव भेजा गया है, जबकि गल्फ क्षेत्र में अमेरिकी पैराट्रूपर्स की तैनाती भी शुरू हो गई है। जानकारों के मुताबिक भारत, अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के साथ स्थायी और संतुलित संबंध रखता है। साथ ही हाल के वर्षों में खाड़ी राजनीति पर उसका प्रभाव बढ़ा है। इसी वजह से ईरान को भरोसा है कि भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ की अमेरिका को चेतावनी, अपनी जमीन की रक्षा के लिए हमारे संकल्प का इम्तिहान मत लो। हम इस क्षेत्र में अमेरिका की सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिका की सैन्य तैनाती पर हमारी नजर है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं और वो सकारात्मक बातचीत की बात बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कुछ और ही संदेश आ रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी और कहा है कि अपनी जमीन की रक्षा के लिए हमारे संकल्प का इम्तिहान मत लो। हम इस क्षेत्र में अमेरिका की सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यानी पूरी तरह से अमेरिका के हर मूव पर, हर एक्शन पर ईरान ने नजर बनाई हुई है और इसी ओर इशारा किया है। इस क्षेत्र में अमेरिका की सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर हम रख रहे हैं, ये बयान दिया है। गालिबाफ ने अमेरिका को चेताया है, ईरान की रक्षा के संकल्प की परीक्षा मत लो। तो जंग के बीच अब आसमानी आफत भी खाड़ी देशों में कहर बरपाने वाली है। टॉर्नेडो एली नाम का तूफान तबाही मचाने वाला है। आज से ही इसका असर दिखना शुरू हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिणी ईरान, पूर्वी इराक और आसपास के देशों में ये तूफान तबाही मचा सकता है। जंग से जूझ रहे कुछ देश अब मौसम की मार से भी जूझने वाले हैं। मिडिल ईस्ट जो आमतौर पर सूखे और गर्म मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगले 3 दिनों में 100 मिलीमीटर से लेकर 500 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जो कई जगहों के सालाना औसत से भी ज्यादा है। इस तूफान का खतरा इन देशों पर है: संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से। इस तूफान की वजह मिस्र और सऊदी अरब के ऊपर बना गहरा ट्रफ, भूमध्य सागर से आ रही सिस्टम की टक्कर और इटली की ओर से आ रहा एक शक्तिशाली वेदर पैटर्न है। इस तूफान में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दुबई इस खतरे के केंद्र में है। यहाँ आमतौर पर साल भर में करीब 100 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अनुमान है कि सिर्फ 24 से 48 घंटे में 76 से 152 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। अबू धाबी, शारजाह और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास के बंदरगाहों पर भी बाढ़ और तेज हवाओं का खतरा है, जहां पहले से ही युद्ध के कारण दबाव बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस सिस्टम के चलते रेगिस्तानी इलाकों में दुर्लभ टॉर्नेडो, ओलावृष्टि और तेज आंधी तूफान भी देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।